वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। ये वीडियो है हमारा टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन, और इसमें हम देखेंगे कौन सा सेट नंबर 8 और हमारे यूट्यूब चैनल के अनुसार हम देखेंगे कौन सा सेट नंबर 3। हमारे यूट्यूब चैनल के अनुसार सेट नंबर 3 हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू बुक हमारा सेट नंबर कितना हो जाएगा 8। तो हम देखेंगे कौन सा सेट नंबर 3। हमने 2 सेट को करा चुका है, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 करा चुका है। इसमें हम देखेंगे सेट नंबर 3। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्वेश्चन किस तरह से होगा। और हम आपको बता दें कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम सिर्फ 50 क्वेश्चन साइंस और जो 40 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, और 10 क्वेश्चन जो रैंडमली जनरल अवेयरनेस से है हम उससे क्वेश्चन है। हम सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही डिस्कशन यहाँ पे कराने वाले हैं। तो अब देखते हैं आगे कि इसमें क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व, यदि चुंबकीय रेखाएं जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रखा गया है, चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, चालक जो है ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा किस तरह से हो जाएगी। तो इसमें पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, यदि चुंबकीय रेखाएं जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रखा गया चालक की दिशा जो है चालक को ऊपर की ओर गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा किस तरह से हो जाएगी। तो प्रेरित धारा की दिशा उत्तर की तरफ हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द दाहिने हाथ के नियम के अनुसार क्या बोलता है, दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि आपके दाहिने हाथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली किसी कंडक्टर को इस तरह से पकड़ने की कल्पना किया जाए, अंगूठा धारा की दिशा की ओर इंगित करता है, जो अंगूठा जो है धारा की दिशा की ओर इंगित करता है, और लपेटी गई अंगुलियां दिशा चुंबकीय क्षेत्र को, लपेटी गई अंगुलियां जो दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को इंगित करता है। इसी तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, उत्तर की ओर इंगित करता है। अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाती है, जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है, बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाता है, तो क्या कहला जाएगा, ये हो जाएगा अनंत। ऑप्शन दिया हो कौन सा, अनंत फोकस, मुख्य फोकस ध्रुव। तो इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं, निम्न अभिक्रिया के विकल्पों में दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया है। तो देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें संतुलित समीकरण को संतुलित करना है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए जितना इधर होता है, जितना राइट साइड होता है उतना ही क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में भी होना। जैसे हाइड्रोजन जितना राइट साइड में होगा उतना ही लेफ्ट साइड में भी होगा। तो इसमें देखिए कौन सा है, CaCl2, CO इसमें एक साइड है तो है, क्लोरीन इसमें कितना है, 2 गो है, इसमें भी क्लोरीन 2 गो है, तो ये वाले मैच कर रहा है। H2SO4 में देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो ये कौन सा, एक ना ऑप्शन नंबर गलत हो गया। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो सही है। क्लोरीन इसमें भी 2 क्लोरीन है और इसमें भी 2 क्लोरीन है, सही है। H2SO4, H2 इसमें कितना है, H2 इसमें 2 है, इसमें भी H2 2 है। सल्फर SO4, तो CaSO4, ये वाले मैच कर जा रहा है। कौन सा, समीकरण नंबर 2 जो है मैच कर दिया। जितना कंपोनेंट इधर होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए, उतना ही कंपोनेंट लेफ्ट साइड भी होना चाहिए। तो इसी प्रकार ये संतुलित हो जाएगा। अब देखते हैं, छोटे कण, खाली स्थान रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है, जबकि बड़े कण और रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम करता है। तो बैगनी, आसमानी, लाल, नारंगी, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी, लाल, नारंगी, हरे, पीले, लाल, नारंगी, बैगनी, आसमानी। ऑप्शन नंबर सी, बैगनी, आसमानी, हरे, पीले। तो इसका ऑप्शन के छोटे कण कौन सा, छोटे कण बैगनी और आसमानी रंगों को प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक करता है, जबकि बड़े कण कौन से, लाल और नारंगी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जैसे बैजानी, हापी नाला हुआ ना,
तो उसके अनुसार ही जो क्या बोला, छोटे कण बैगनी और आसमानी जो है प्रकाश के रंगों का प्रकीर्णन बहुत अधिक करता है। तो बहुत देखिएगा यहाँ पे बैजानी यहाँ पे नाला में बहुत अधिक करता है। और क्या बोल रहे हैं, लाल और नारंगी का प्रकीर्णन जो होता है बहुत कम होता है। तरंगदैर्घ्य लाल बैजानी हापी ना ला था, ला ऊपर चला गया तो ला सबसे कम हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा नारंगी, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा लाल से ज़्यादा। इसी तरह से बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, यदि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 ओम 2 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध है, कौन कौन से बोल रहे हैं, तो यदि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 ओम 2 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो 6 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर ज्ञात कीजिए। जैसे कि श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं किसी वस्तु को तो वोल्टेज जो होता है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज जो होता है डिफरेंट होता है और करंट जो होता है सभी कंपोनेंट में समान होता है। ये एक चीज़ हमको याद कर लेना होगा, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कि क्या दिया हुआ है, श्रेणी क्रम में दिया है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3। तो इसमें कितना दिया, 6 ओम 3 ओम और 6 ओम 2 ओम और 3 ओम होता है। कितना हो गया टोटल, कितना हो गया टोटल, हो गया 11 ओम हो गया। 6 2 8 8 3 11 ओम हो गया। और वोल्टेज कितना दिया हो गया, 9 वोल्ट दिया गया है, 9 वोल्ट दिया गया है इसमें। टोटल कितना हो गया, R इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो R इक्विवेलेंट 11 ओम हो गया। तो इसको जो श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में दोनों श्रेणी क्रम में पूरा जुड़ जाता है, R1 + R2 + R3, तो 6 ओम 2 ओम और 3 ओम। और प्रतिरोधों को 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 9 वोल्ट। तो इसी अनुसार V बराबर ओम के फॉर्मूला के अनुसार V बराबर IR। तो V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू इसमें 9 वोल्ट दिया गया है ओवरऑल। I का वैल्यू हमें निकालना है, R का वैल्यू कितना दिया है, तो 11 दिया हुआ है। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा, हाँ 9/11 हो जाएगा R का वैल्यू। अब इसी तरह से दिया गया कि 6 ओम प्रतिरोध से विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो 6 ओम प्रतिरोध को वंस अगेन हम लगाए क्या, V बराबर IR। V का वैल्यू हमको निकालना है, 6 ओम प्रतिरोध से हमको विभवांतर को निकालना है। I का मान कितना दिया है, 9/11 गुने R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 6 है, तो 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54। 54/11 कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा ना, 54/11 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4/9 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से हो जाएगा 4/9 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये नोमेरिकल को थोड़ा बताना यहाँ पे कंजस्टेड हमें लगता है। इसी तरह से जो थोड़ा जो हल्का कैलकुलेशन वाले होगा उस नोमेरिकल को हम यहाँ पे बताना जरूरी समझेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित किरण किसी प्रकाश परावर्तक सतह पर आपतित होती है कि परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के C के होकर अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित। तो आपतित किरण किसी प्रकार परावर्तक सतह पर गुजरती है तो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है किसका, अवतल अक्ष के मुख्य के समानांतर। अब देखते हैं, वह विकल्प का चयन कर एल्कोहल की दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो कितना है समजातीय, तो CH3OH सब अल्कोहल ग्रुप का है। तो अल्कोहल ग्रुप का कौन, मेथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, उसके बाद CH3OH, तो मिथाइल CH3, इसमें देखिए C और हो जाए यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। तो इसी तरह से हो जाएगा C3OH, इसमें भी दिया गया C2H5OH, तो इसमें क्या हो जाएगा C3H7OH। इसको श्रेणी क्रम में डालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा C3H7OH, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलन समीकरण का चयन करें। तो समीकरण हमको संतुलन करना है तो देखते हैं, जितना राइट साइड होना चाहिए उतना ही हमको लेफ्ट साइड होना जरूरी है। तो क्या बोल रहा है इसमें 2mg mg कितना है इसमें, ये राइट साइड देखेंगे, हम लेफ्ट साइड देखेंगे पहले। तो mg कितना है 2 है, तो राइट साइड में भी कितना है, तो 2mg है। O2 कितना है 2 है, तो इसमें भी इसमें देखिए mg 2 था, इसमें भी mg 2 है, O2 2 है, तो इसमें भी O2 2 है। तो ये समीकरण फर्स्ट ही समीकरण जो है संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कौन सा, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में पुख रामबल सुशीला पुख पुख जो है पुख रामबल सुशीला चानू, क्या बोल रहे हैं, पुख रामबल सुशीला चानू को किस खेल में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है हॉकी, तीरंदाजी, निशानेबाजी और कबड्डी। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में पद्म पुरस्कार पुख रामबल सुशीला चानू को किस खेल में अवार्ड दिया गया है? तो किस खेल से? तो हॉकी से हॉकी अवार्ड दिया गया है। 2023 में टोटल 26 खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया है? तो अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों के दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किया गया था। और 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 26 लोगों को 2023 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं कौन सा। फरवरी 2024 तक के अनुसार अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड किसके हाथ में है? किसने लगाया है? तो क्रिस्टन कोच, विक्टर ग्लोवर, ओलेगा कोनोनेंको, रियाना बरवानी। तो रियाना बरवानी तो यूएई के सऊदी अरब की हो जाएगी ये रियाना बरवानी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ओलेगो कोनेको जो है ओलेगो कोनेको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन 878 दिन 11 घंटे और 30 मिनट बिताए हैं। कौन सा? 878 दिन 11 घंटे और 30 मिनट बिताए हैं। ओलेगो कोनेको कहाँ के हैं? तो ये रसिया के हैं। ओलेगो कोनेको कहाँ के हैं? तो रसिया के। क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है और ये सेट में है तो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं साइंस का कहाँ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं ऊपर में। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है। ये लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है, ये तो सही बात है, जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। अम्ल और क्षार के साथ मिश्रित होने पर दोनों अलग अलग उत्पन्न करते हैं। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाया जाए तो परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। तो क्षारीय रंग के साथ मिलाया जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ऑप्शन 1 नीला हरा, फीका गुलाबी, लाल भूरा, नारंगी। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? लाल हरा इसका आंसर हो जाएगा। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाया जाने पर यह परिवर्तित रंग कैसा हो जाएगा? नीला और हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है? क्लेमाइडोनोमा जैसे कोई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन की अपनी रसधानियों में संग्रहित करते हैं। उनमें गैस के ग्रहण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा वे अनोक्सी श्वसन को होते हैं। अनोक्सी श्वसन नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? अनोक्सी श्वसन मतलब होता है क्या कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति हो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अनोक्सी श्वसन हो जाएगा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। क्लाइडोमोनास एक हरा शैवाल है जो मीठे पानी और समुद्री दोनों में पाया जाता है। अमीबा में श्वसन अंग नहीं होते हैं कि इसमें कोशिका सतह द्वारा गैसों का विसरण विधि द्वारा ही होता है। तो ये भी एक क्लाइडोमोनारिस्मिया जो भी है एक शैवाल की तरह है। कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिक की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन समन्वय और द्विसंयोजक। ऑप्शन बी श्रृंखला गुण एवं चतुष्ट संयोजकता। ऑप्शन सी श्रृंखला गुण और द्विसंयोजकता। ऑप्शन डी अपरूपता एवं चतुष्ट संयोजकता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 28 का हो जाएगा बी हो जाएगा श्रृंखला गुण एवं चतुष्ट संयोजकता। इसलिए होता है, देखिए
कार्बन का श्रृंखला गुण चतुर्थ संयोजक कार्बन यौगिक की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है। इसके परमाणु संख्या 6 होते हैं। यह पी ब्लॉक का है कार्बन। इसके 4 संयोजकता होता है। यह कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी शाखित श्रृंखला और बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। इस गुण को श्रृंखला गुण कहा जाता है। तो श्रृंखला गुण हो गया इसमें, और चतुष्ट फलकीय से जुड़ा रहता है, तो ये भी हो गया, दोनों हो जाएगा। कार्बन समन्वय गुण प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन देखते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यह वाहन से निकलने वाली एग्जॉस्ट में मौजूद होता है। कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक है। और क्या बोल रहा है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, क्योंकि यह वाहन से निकलने वाली एग्जॉस्ट उत्सर्जन में भी मौजूद होता है, क्योंकि यह आरबीसी को नष्ट करता है, क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। तो इसका ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, किसके कारण हो जाए, तो इसका सटीक ऑप्शन बनता है तो डी होता है। ऐसे तो ऑप्शन बी भी बन सकता है कि एग्जॉस्ट में मौजूद होता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या बन रहा है कि क्योंकि यह रक्त में ले जाने वाली ऑक्सीजन की क्षमता को कम कर देता है। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में मिलता है तो ये ऑक्सीजन को होता है जो ऑक्सीजन ले जाने वाली क्षमता को पूरी तरह से कम कर देता है और आदमी बेहोश हो जाता है। अब इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा, निम्न में से किस प्रकार के उपकला उत्तक फेफड़े के कुपिलिकाओं के अस्तर का निर्माण करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, घनाकार, स्तंभाकार, पछाभी स्तंभाकार और सल्की। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा सल्की इसलिए हो जाएगा, निम्न प्रकार के उपकला उत्तक फेफड़ों की कुपिलिकाओं में अस्तर का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्की उपकला उत्तक फेफड़े की कोशिकाओं में उत्तक का निर्माण करता है, उत्तक का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च रक्तचाप को अतिरक्तदाब भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से किसके कारण होता है? मांसपेशियों के संकुचन के कारण, जी नहीं। धमनियों के संकुचन के कारण, आइए देखते हैं। शिराओं के शिथिलता के कारण, नहीं। धमनियों के शिथिलता के कारण। तो उच्च रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 के स्पीड से हमारे शरीर में दौड़ता है। तो 120 के स्पीड से किस में दौड़ता है, तो धमनियों में दौड़ता है। और रिटर्न किस स्पीड से आता है, तो 80 के स्पीड से शिराओं में रिटर्न आता है। तो क्या बोलता है, अति रक्तदाब किसके कारण हो जाएगा, तो धमनियों के संकुचन के कारण हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका और भारत। विश्व का सबसे लंबा संविधान कौन बोल जाता है, तो भारत बोल जाता है, लोकतंत्र की जननी। इसी तरह से हो गया कौन सा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। किशोरियों को प्रतिदिन औसतन मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देनी चाहिए? तो किशोरियों को प्रतिदिन औसतन मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देनी चाहिए? तो इसमें क्या क्या दिया गया, 6, 3, 1, 2। तो इसमें कितना देना चाहिए, 3 देना चाहिए। 3 कौन से हो जाएगा किशोरियों को? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या हो जाएगा, फैट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हो जाएगा फैट। 3 हो जाएगा, 3 हो गया। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा, जो किशोरियों को औसतन प्रतिदिन देना चाहिए। अभी कितना देना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। किशोरियों को प्रतिदिन 3 औसतन संतुलित आहार देना चाहिए। किशोरियों को प्रतिदिन लगभग 2200 कैलोरी, किशोरियों को मतलब कि लेडीज़ों को प्रतिदिन कम से कम 2200 कैलोरी और किशोरों को लगभग 2500 से 3000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। और संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, कल संतुलित आहार में बताए थे हमको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा 3 संतुलित मुख्य भोजन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निषेचन के बाद पुष्प के अंगों पुंकेसर, वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल का क्या होता है? बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं। पुष्प के निषेचन के बाद इन अंगों का क्या होता है? किन किन अंगों का? पुंकेसर, वर्तिकाग्र और बाह्य दल का क्या होता है? बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधे में अस्थायी हो सकता है।
पुंकेसर दल और बाह्य दल के अलावा वर्तिकाग्र झड़ जाते हैं। कुछ पौधे में दल और बाह्य दल के अलावा वर्तिका और पुंकेसर झड़ जाते हैं। अधिकांश पौधों में बाह्य दल झड़ जाने के अलावा सभी स्थान होते हैं। तो इसका आंसर कौन जाएगा? पुंकेसर दल और बाह्य दल के अलावा वर्तिका और वर्तिकाग्र जो होता है पूरी तरह से झड़ जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक होता है? देखते हैं। सबसे आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एल कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बृहत्तम कोलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या और के कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक होता है? परमाणु की संयोजकता में निर्धारण कौन होता है? जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है। तो 47 का क्या हो जाएगा? 47 का सी हो जाएगा। 47 का सी हो जाएगा। जो बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही संयोजकता का निर्धारण का कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट देते हैं। एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब यह क्या होगा? जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तो क्या होता है? अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा, अत्यधिक क्षारीय, अत्यधिक ऑक्सीकृत गुण वाला हो जाएगा, अर्ध अम्लीय और अर्ध क्षारीय हो जाएगा। क्या बोल रहा है? एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हो जाए तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक ऑक्सीकरण गुण वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाले हो जाएगा। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो वह हवा आघात तरंगें उत्पन्न करता है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाता है? तो अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि इंफ्रासोनिक तो होगा नहीं, ये सामान्य ध्वनि तो होगा नहीं, सामान्य से ज़्यादा बोल रहे हैं तो कौन हो जाएगा? सोनिक बूम हो जाएगा। सोनिक बूम हो जाएगा। सोनिक बूम हो जाएगा। कितना? 20 से 20,000 20 एचजेड से 20,000 एचजेड तक का ध्वनि होता है जो श्रव्य ध्वनि होता है। अब 20,000 एचजेड से कम 20 एचजेड से कम ध्वनि होता है क्या? वो इंफ्रासोनिक कहलाता है। और 20 से 20,000 एचजेड तक का ध्वनि को बोलते हैं श्रव्य कहलाता है। अब 20,000 एचजेड से 1 गीगाहर्ट्ज वाले जो होता है प्रस्रव ध्वनि कहलाता है, जैसे अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। और 1 गीगाहर्ट्ज वाला जो होता है अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि तो अति ध्वनिक और हाइपरसोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो हम इसको करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल शॉर्ट में हो जाएगा। 10 मिलीग्राम की गोली को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है तो गोली का संवेग होता है। संवेग इक्वल टू फार्मूला का होता है। संवेग इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा एम भी। एम कितना गया है? 10 मिलीग्राम। तो 10 मिलीग्राम को केजी में बनाते हैं। 10 × 10⁻6 हो जाएगा। 1 मिलीग्राम में कितना हो? 10⁻6 हो जाएगा। 1 मिलीग्राम में होता है 10⁻6 kg। तो 10 × 10⁻6 kg। या भी कितना दिया गया है? तो 100 दिया हुआ है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 1 जीरो, तो 3 जीरो कट गया तब बचा कितना? 30 kg पर मीटर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। संवेग फार्मूला को होता है P = mv, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की उपचयन संख्या कितना है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला कितना होता है? H2SO4। इसके अपचयन की संख्या कितना हो जाएगा? H2SO4 इसका फार्मूला हो जाएगा। और H2 हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या उपचयन संख्या कितना होता है? 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है 1 + x प्लस कितना हो जाएगा? H2SO4 का कितना हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन है और संख्या कितना हो जाएगा? -2। तब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 + x - 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। x बराबर कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में एफी लोहा की विलेयता क्या होता है?
ये बढ़ता है पीएच के बढ़ने पर, पीएच घटता है पीएच के बढ़ने पर, पीएच से स्वतंत्र होता है, रिडॉक्स विभव का निर्माण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। पानी में एफी की विलेयता क्या होता है? बढ़ता है। जब क्या होता है? जब पीएच जो होता है बढ़ता है तो ये भी इसका बढ़ जाएगा। किसी रासायनिक या यौगिक के किसी द्रव में घुल जाने की क्षमता को विलयन या घुलनशील कहता है। जो पदार्थ घुलता है उसे क्या बोलते हैं? जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जो पदार्थ जिसमें घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। जो पदार्थ घुलता है जैसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी घुलेगा तो क्या हो जाएगा? चीनी विलेय हो जाएगा। और विलायक कौन हो जाएगा? पानी जो हो जाएगा विलायक हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया? नेक्स्ट अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया गया था? 1856, 1845, 1838, 1859। तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया था। कब किया गया था? तो 1856 में अंग्रेजों ने अवध पे कब्जा किया था। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया था। कब किया था? 1856 में अवध में अंग्रेजों ने कब्जा किया था। निशांगत नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो निशांगत नृत्य उत्सव कहाँ में मनाया जाएगा? निशांगत नृत्य उत्सव तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो निशांगत नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल हो जाएगा। निशांगत नृत्य उत्सव केरल हो जाएगा। तमिलनाडु में क्या मनाते हैं? कजाई कोथू, तेलंगाना में पेरोनी शिवापड, कर्नाटक का यक्षगान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 67 क्वेश्चन हम देखेंगे कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, जब दो तरल पदार्थ जो है एक दूसरे में घुलते नहीं तो सॉल्यूशन नहीं बनते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, सॉल्यूट, अमिश्रणीय और डिक्टेशन। जो दोनों एक दूसरे को नहीं घुलते थे क्या? अमिश्रणीय हो जाएगा। खाने योग्य 68 क्वेश्चन, खाने योग्य भाग के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक प्रकार से मेल नहीं खाता है? तो लीची अंतः फलभती, खजूर फलभती, नारियल भ्रूण पोषण, खजूर जो है फलभती और बीजांडासन। तो खजूर जो है फलभीति और बीजांडासन खाया जाता है। नारियल के भ्रूण पोषण भी खाया जाता है। खजूर का फल भीति खाते हैं, लेकिन लीची का खाया जाता है एरिल। लीची के क्या खाया जाता है? तो एरिल खाया जाता है। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 68 का ए हो जाएगा। निम्न में से पित्त लवण कौन है? बिलोरुबिन तथा हीमोग्लोबिन, सोडियम ग्लाइकोलेट तथा टोरोकोलेट, हीमोग्लोबिन तथा बिलोरुबिन तथा बिलीडर्बिन। तो देखिए पित्त लवण में कौन सा? हीमोग्लोबिन नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 कटेगा। सोडियम क्लोराइड ये भी नहीं आएगा, हीमोग्लोबिन नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिलोरुबिन और बिलीडर्बिन जो होता है पित्त लवण का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण को कौन प्रभावित करता है? तो डीएनए संश्लेषण ऑक्सीन, हाइड्रोजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो डीएनए को कौन प्रभावित करता है? तो साइटोकाइनिन जो है प्रभावित करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है? गोलीय दर्पण पे अभिलंब के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन सुनिएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी गोलीय दर्पण के अभिलंब के रूप में कार्य करती है? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ऑप्शन नंबर 1 सही है। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षैतिज सीधी तार को धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित करते हैं तो पूर्व सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तार के लंबवत तल में वामावर्त हो जाएगा, तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त और तार के तल में दक्षिणावर्त और तार के तल में वामावर्त हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। तार के तल में लंबावर्त हो, जैसे कि राइट हैंड नियम के अनुसार देखिएगा, राइट हैंड नियम के अनुसार हो जाएगा वामावर्त, तार के लंबवत तल के वामावर्त हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा। किसी दिए गए पदार्थ का माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाए? तो इसके लिए फार्मूला इसके एक फार्मूला है म्यू बराबर
प्रकाश की चाल बटे माध्यम की चाल। तो म्यू जो है प्रवर्तनांक दिया हुआ 1.5, तो 1.5 को हम कितना लिखते हैं 3/2। और c इक्वल टू कितना हो जाएगा प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v हमको निकालना है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो v कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देश है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखते हैं। कौन सा देश है त्रिपुरा को पश्चिम उत्तर कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। तो बांग्लादेश त्रिपुरा को कौन कौन घेरता है, म्यांमार, वियतनाम, भूटान। तो बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को 3 ओर से घेरता, 3 ओर से त्रिपुरा जो है बांग्लादेश को 3 ओर से पकड़े रहता है। तो कौन सा बांग्लादेश हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था 1993, 1995, 2005 और 2000। तो ये कब किया गया था 2005 में किया गया था। कब किया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। 2005 में पारित किया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी नरेगा। 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव में प्रारंभ किए थे। इस योजना के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति जो न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक थे उन्हें 100 दिन की मजदूरी न्यूनतम देने के लिए बनाया गया था। इस योजना के अंतर्गत विशेष वर्ष में 2022-23 में 15.4 करोड़ सक्रिय हैं। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया मनरेगा कर दिया गया। कब किया मनरेगा कब किया, तो इसका क्या आ जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का 2005 में आया। और 2006 में इसको कहाँ से, तो 2006 में इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कहाँ में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से प्रारंभ किए थे। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है इसीलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय नरेगा 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया मनरेगा कर दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो ध्यान से देखिएगा। m kg द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैंप पर लुढ़काया जाता है। रैंप के निचले सिरे पर इसके गतिज ऊर्जा 10 किलो जूल है और वेग जो है 20 मीटर पर सेकंड। यदि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल हो तो इसे किस वेग से रैंप से नीचे धकेला गया था। क्या दिया गया है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला का, तो 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा कितना होती है 10 × 10⁻³ हो जाएगा। 10 किलो जूल है तो किलो जूल 10 × 10⁻³ हो जाएगा। 10 × 10⁻³ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 1/2 गुने एम तो निकालना है हमको और कितना 20 है तो 20 गुने 20। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको कितना एम बराबर आ जाएगा। एम बराबर मेरा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। निम्न में कौन सी जीवित कोशिकाओं को परमाणु को प्रभावित करता है और इस प्रकार की आनुवंशिक सामग्री को नुकसान पहुंचाता है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन युक्त पानी, बेंजीन वाष्प और आयनीकरण विकिरण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आयनीकरण विकिरण। ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन वैसा है जो ठोस से सीधे क्या हो जाता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऊर्ध्वपातन वे प्रक्रिया है जो ठोस से सीधे क्या हो जाए गैस में कन्वर्ट हो। जैसे कपूर, किसी पदार्थ का ऑप्शन देखते हैं, किसी पदार्थ का द्रव से सीधे गैस में तो गलती हो जाएगा। किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब देखते हैं निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्सानी के डी ब्लॉक में रखा गया है। तो डी ब्लॉक में कौन रखा गया है, तो डी ब्लॉक में इसको रखा गया है, Fe को डी ब्लॉक में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा धातु मृदु होता है तथा उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इसका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है। आर्सेनिक गलत हो गया,
बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं, ये सब तो धातु हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होता है उसे चाकू से भी काटा जाता है, उसका घनत्व कम होता है, गलनांक भी निम्न होता है, जिसकी वजह से हम चाकू से इसको काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। नींबू का रस, नींबू का रस, जठर रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू का रस का पीएच मान कितना है? 2.2 होता है। 2.2 नींबू का रस का पीएच होता है। जठर रस का पीएच मान कितना हो जाएगा? जठर रस का 1.2 हो जाएगा। जठर रस 1.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन का कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बिलियन को होता है, बिलियन क्षारीय कब होता है? 7 से अधिक होता है जो क्षारीय होता है। 7 जो होता है उदासीन होता है। 7 से कम होता है जो क्या होता है? पीएच स्केल पे 7 से अधिक होता है तो बिलियम क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 7 हो जाएगा तो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाएगा। और 7 से नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाता है? 7 से नीचे हो जाए तो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से कौन से शामिल किया गया है? तीसरे पोषी स्तर में, खाद्य पोषी श्रृंखला में तृतीय पोषी स्तर में कौन शामिल किया गया? तृतीय पोषी स्तर, पहले हम इसको बनाएंगे, उत्पाद हो जाएगा। उत्पाद के बाद उत्पाद में जैसे घास पेड़ पौधा सब उत्पाद हो जाएगा। घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगा। बकरी को कौन खाएगा? तो बकरी को खा जाएगा कौन? शेर वगैरह खा जाएगा। तो क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला के तृतीय पोषीय धर्म में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तृतीय पोषी अशक में किसके शामिल? खाद्य श्रृंखला के तृतीय पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? उत्पाद, द्वितीय उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? इसको द्वितीय उपभोक्ता इसका आंसर हो जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो ये हो गया, तो द्वितीय उपभोक्ता ये हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता ये हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? 93। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध होता है? तो सहजीवी संबंध बोलते हैं जैसे सहजीवी संबंध जैसे कि एक दूसरे को फायदा होना है। सहजीवी संबंध मतलब होता है एक दूसरे को फायदा होना। तो इसका आंसर क्या होता है? काई हो जाएगा। काई जो होता है सहजीवी संबंध होता है। यह कवक तथा शैवाल के संबंध से बनता है। तो कवक और शैवाल के संबंध से सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। SO2 और CO के प्रति लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील होता है। इसके द्वारा वायु प्रदूषण को पता लगाया जाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवाल एक सहपोषी होता है। कवक परजीवी तथा परजीवी एवं अपघटक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। इसी तरह से हमारा आरआरबी टेक्नीशियन का जो है ये सेट नंबर आज हमारे यूट्यूब चैनल के अनुसार सेट नंबर 3 जो है हम डिस्कशन कर चुके हैं। आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। इसमें नोमेरिकल को भी हमने बनाया है। नोमेरिकल को बहुत अच्छे तरह से हमने समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको और ज़्यादा इस टाइप का वीडियो चाहिए तो हम इस पर इससे चैनल के माध्यम से इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और टेलीग्राम पे वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं बिहार एसएससी अभी आने वाला है। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। उसका सेट वहाँ पे प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। आप वहाँ पे जाइए और सेट प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। और इसी तरह से हमारा अपकमिंग वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।